रामपुर नाम का एक गांव जो चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। वहीं गांव के एक हिस्से में नटवर नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी जमीन पर खेती करता था। पूरी लगन और मेहनत से काम करता था। उसके पास धन दौलत भले ही नहीं थी, लेकिन उसके पास जो था वो अनमोल था। उसकी मेहनत, उसका परिवार और उसके सपने। अरे गीता, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। अरे लगा रही हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी जगह पर जा रहे हो। हाँ, बड़ी जगह ही जाना है मुझे। आज जमींदार जी ने बुलाया है, कुछ काम है उनका। अच्छा, आज आपको जमींदार ने बुलाया है? ऐसा क्या काम आ गया जो उन्होंने खुद तुम्हें बुलाया है? पता नहीं, ये तो जाकर ही पता चलेगा। तुम जल्दी से खाना लगा दो। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप ज्यादा रात तक बाहर रहो। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी बढ़ने लगी है। मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना बोलकर नटवर घर से चला जाता है। दिन भर नटवर खेत पर काम करता है और जैसे ही शाम होती है, नटवर सेठ जी के घर पर जाता है। आओ आओ, कैसे हो और काम काज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है? बस इस बार खेती में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा उपज हो जाए ताकि अपने लड़के को शहर भेजकर पढ़ाई करवा सकूं। अरे नटवर, शहर में पढ़ाई करवाने के लिए तो काफी पैसा चाहिए होता है। ये छोटा मोटा काम करके इतना खर्चा उठा पाओगे? हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ, पर मेहनत तो कर ही रहा हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। नटवर, सच में तुम मेहनती हो। इसी मेहनत और ईमानदारी की कदर करते हुए मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था। क्या बात सेठ जी? देखो, मेरी चावल की बोरियां शहर भेजनी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से ये काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें 20 बीघा जमीन जोतने के लिए दे दूंगा। और सुनो, उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। सेठ जी, क्या आप सच बोल रहे हैं? ऐसा बड़ा सौदा, और वो भी मेरे लिए? नटवर, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कसम, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यही तो मेरी भी खुशी होगी। सेठ जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचा दूंगा और इस बार बहुत मेहनत करूंगा ताकि आपकी फसल दुगनी हो। आपका बड़ा एहसान है मेरे पर, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर नटवर वहाँ से चला जाता है। अरे गीता, कहाँ हो तुम? सुनो तो, एक बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ नटवर? चिल्ला क्यों रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे सेठ जी ने अपनी 20 बीघा जमीन हमें दे दी है और कहा है इस पर जितनी मेहनत कर सको करो। जितना अनाज पैदा होगा सब तुम्हारा, उनका एक दाना भी नहीं। बस मेरी चावल की बोरियां बैलगाड़ी से शहर पहुंचा देना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है नटवर। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। तुम तो अब माला माल हो जाओगे। हाँ, अब लगता है हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। अब मैं अपने लड़के को शहर भेजकर अच्छी पढ़ाई करवा सकूंगा। उसे वो सब दूंगा जो मैं कभी नहीं पा सका। मेरा सपना सच होता दिख रहा है गीता। चलो तो तुम आज जल्दी सो जाओ, फिर तुम्हें सुबह को निकलना भी है। इतना बोलकर सब सो जाते हैं। सुबह होते ही गोपाल बोलता है, पिताजी, शहर से लौटते समय मुझे समोसे लाकर देना। वहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आऊंगा। इतना बोलकर नटवर सेठ जी के यहाँ चला जाता है और वहाँ से गाड़ी में चावल की बोरियां रख कर शहर की ओर निकल जाता है। तभी वहाँ रास्ते में रवि खड़ा होता है। अरे नटवर, तुम यहाँ कैसे और इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? अरे रवि भाई, सेठ जी ने बोला था तुम्हारे यहाँ चावल की बोरियां रखवानी है, वही देने आया हूँ। अरे हाँ, अब मैं तो भूल ही गया था। हमारी गेहूं की बोरी तुम रखवा दो। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा छोड़ो ये सब, अंदर चलो, थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अरे नहीं नहीं रवि भाई, घर जाना है। शाम होने से पहले घर पहुंचना जरूरी है। अरे यार, 2 मिनट बैठोगे तो घर थोड़ी न गिर जाएगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलो फिर अगली बार ज्यादा बैठेंगे। ठीक है नटवर भाई, जल्दी घर पहुंचो। और हाँ,
और सेठ जी से कहना हम अभी भी उनका चावल संभाल कर रख रहे हैं। थोड़ी दूर तक ही चल पाता है। उसके बाद वो थकान महसूस करने लगता है और एक जगह को बैठ जाता है। तभी एक किसान भाई आता है। अरे नटवर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रामू भाई, क्या बताऊं, सेठ जी के चावल की बोरी का हिसाब लेने आया था, लेकिन रास्ते में ऐसे थक गया कि सोचा यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना अकेले ही बैठे रहते। अब मैं निकल ही रहा हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे भाई तो चलो ना, दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी तो घर पहुँचना है। कुछ ही दूर चलने के बाद एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान देखकर नटवर बोलता है। अरे रुको भाई, मैं जरा कुछ समोसे लेकर आता हूँ। मेरे बेटे ने बोला था कि पिताजी कुछ समोसे लेते आना, यहाँ के समोसे उसे अच्छे लगते हैं। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। अरे भाई, समोसे कैसे पीस हैं? 5 का 1 समोसे। अच्छा भाई, 6 समोसे पैक कर दो और थोड़ी सी जलेबी डाल देना। नटवर समोसे और जलेबी लेकर आ जाता है और कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। लो बेटा, समोसे और जलेबी। अरे समोसे और जलेबी को छोड़िए, ये बताइए कि इतनी देर से गए थे, ये टाइम है क्या घर आने का? अरे सेठ जी के घर गया था, उनके चावल की बोरी पहुंचाने, फिर वही काम में फंसा रहा। शहर से आते आते देर हो गई। इतनी जल्दी क्या करता? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आया करो, हर बार वही बहाने। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो रोज का मामला है ना, देर सबेर होती रहती है। अब तुम हर बात पर डांटना बंद करो। चलो छोड़ो भी, ठीक है, पर ये बताइए आपको जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? बिना मतलब की चीजें लेकर आते हो। अरे जलेबी लाना कैसे गैर जरूरी हो गया? तुम्हें पसंद है जलेबी, और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ है क्या? हाँ, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़ी तो मैं ले आऊंगा। बस बस, ये नाटक बंद करो। इतनी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब बैठो। और सब मिलकर खाने के साथ जलेबी खाते हैं, खाकर सो जाते हैं। नटवर दिन रात एक करके खेतों पर काम करता है और ये सब उसके पड़ोसी देखकर बातें करते हैं। जी आपने सुना, नटवर को सेठ जी ने अपनी 20 बीघा जमीन दे दी है और वो तो पहले से ही इतना अच्छा कमाता था। अब उसके पास 20 बीघा जमीन और आ गई तो वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ मैंने सुना, सच कहूँ तो उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। हम लोगों की किस्मत में ये सब कुछ क्यों नहीं आता है? अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अभी कुछ मत कीजिए, उसकी फसल तैयार होने दीजिए। यही वक्त होगा जब हम देखेंगे कि क्या करना है, तभी उसे सबक मिलेगा। अभी बेवजह कदम उठाने का कोई फायदा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, मगर सुनीता, ये नटवर तो बड़ा तेज तर्रार है, उसके साथ मुकाबला करना आसान नहीं है। हमें ऐसा तरीका सोचना होगा कि उसे पता भी न चले और हमारी जीत भी हो जाए। मुझे सब पता है, ऐसे लोगों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ता है। जब उसकी फसल खड़ी होगी तब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो वो सब संभाले या हमें रास्ता दे। हमें सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। बस ध्यान रखिए, अपनी चालाकी से मात देनी है। ठीक है सुनीता, अब मैं समझ गया। खेल तो असली तब शुरू होगा जब उसकी फसल तैयार होगी, तब देखना नटवर को कैसे हराते हैं। अब मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा, वक्त आने दो। नटवर बहुत ही मेहनत और लगन से काम करता है। वो अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है। उसका टपकता हुआ पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उसकी फसल तैयार हो जाती है। नटवर की फसल तैयार हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वो दोबारा खड़ा होने की हिम्मत भी ना करे। तुम्हारी बात सही है सोनी, लेकिन ये होगा कैसे? कोई रास्ता बताओ। उसकी फसल सूखी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज रात जब सब सो रहे होंगे, तुम जाकर उसकी फसल को आग लगा दो। सूखी फसल है, जल्दी पकड़ लेगी। सुबह तक वहाँ सिर्फ राख बचेगी।
लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होगा। अगर कोई देख ले तो। डरने की जरूरत नहीं है, रात गहरी होगी, अंधेरा अपना काम करेगा। और सुनो, ये मौका नटवर को खत्म करने का है। वो झटका सह नहीं पाएगा और सेठ को मजबूरी में उसकी जमीन लेनी पड़ेगी। ये हमारा खेल है संजय, चाल हमें ही चलनी है। ठीक है सुनीता, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात नटवर की फसल जलाकर उसे उसकी औकात दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। रात होते ही संजय सेठ के खेतों में जाता है और वहां जाकर आग लगा देता है और वहां से आ जाता है। फिर सुबह होती है। नटवर और उसकी पत्नी खेत में जाते हैं अपने खेतों को देखने के लिए। ये क्या हो गया नटवर? हमारे सारे सपने जलकर राख हो गए। खेत में तो अब सिर्फ राख बची है। पता नहीं किसने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गीता, ये सिर्फ फसल नहीं जली, ये हमारे सालों की मेहनत थी। हमने दिन रात एक करके ये उम्मीद लगाई थी कि हमारे बेटे को शहर पढ़ने भेज सके, उसका भविष्य बना सके। अब हम क्या करेंगे? हिम्मत मत हारो। जिसने भी ये किया है उसने हमारी उम्मीदों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। गीता, ये कोई हादसा नहीं है, ये किसी की सोची समझी चाल है। हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखना, जिसने हमारी मेहनत को आग लगाई है वो ये नहीं जानता कि आग के साथ साथ हमारे दिलों में भी ठेस पहुंची है। हम लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ नटवर। मेहनत करने वालों को कोई आग नहीं रोक सकती। चाहे कितना भी वक्त लगे, हम फिर से खड़े होंगे और जिसने ये किया है उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी आते हैं। अरे नटवर, बाहर निकलो। नटवर घर से बाहर निकल कर आता है और साथ में गीता भी होती है। सुनो नटवर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हें 20 बीघा जमीन मेहनत करने के लिए दी थी। अब मुझे फसल के आधे पैसे दे दो। मुझे अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, मेरी बात समझिए। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस फसल में, लेकिन जब फसल तैयार हुई उसी दिन आग लग गई। सारी मेहनत राख हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया हूँ। ये सब बहानेबाजी है नटवर। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जमीन दी और अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये मुझसे नहीं चलेगा। मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए। सेठ जी, आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन सच यही है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं खुद अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसके लिए भी कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी मेहनत, मेरा सपना सब तबाह हो गया। नटवर, तुम्हारे सपनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरे पैसे देने ही होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो सुन लो, तुम्हारी 3 बीघा जमीन अब मेरे कब्जे में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। सेठ नटवर का घर और जमीन दोनों ले लेता है और नटवर अपनी बीवी गीता को लेकर और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अरे भाग्यवान, मैं कहां से खाना लाकर दूं? मेरी मेहनत और संघर्ष सब व्यर्थ हो गया। अब तो बच्चे को भी भूखा सोना पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, हमारी हालत पर रहम कर, रहम कर। हमें लगता है अब हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। न काम है, न खाना है। ये बच्चा आखिर कब तक भूखा रहेगा? अब तो कुछ करना ही होगा। अब तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी पड़ोसी के दरवाजे पर जाऊंगी, रोटी मांग कर लाऊंगी। चाहे उनकी बातें सुननी पड़े, पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगी। गीता एक घर की ओर जाती है। वहीं एक औरत खड़ी होती है। गीता उसके पास जाती है। बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे एक रोटी दे सकती हो? बस एक रोटी, जिससे उसका पेट भर जाए। मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। एक रोटी थी, वो भी मेरे बच्चे ने खा ली। अब मैं कहाँ से दूं? बहन, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं उसके रोने की आवाज और सहन नहीं कर सकती। भगवान के लिए कुछ तो मदद करो। भूखे पेट बच्चा कब तक सोएगा? देखो,
मेरी मजबूरी समझो। मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। तुम्हारी हालत पर तरस तो आता है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती। तुम किसी और से जाकर मांग लो। गीता ये सुनकर वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता? उन्होंने भी तुम्हें रोटी देने से मना कर दिया ना? मुझे पता था ये गांव अब हमारी मदद नहीं करेगा। चलो हम रामपुर चलते हैं, वहाँ मेरा दोस्त है, हम उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो तीनों रामपुर की ओर निकल जाते हैं। अरे नटवर भाई कैसे हो, और हमारे शहर कैसे आना हुआ? अरे बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। सोहन भाई, खुशी तो बहुत दूर की बात है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी पूरी फसल जलकर राख हो गई। सेठ जी ने मेरी जमीन छीन ली और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मेरे दोस्त, इसलिए तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। बस आसरा चाहिए भाई। अरे नटवर भाई, तुमने सही जगह सहारा लिया है। तुम मेरी चिंता छोड़ दो। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेगा। मैंने दूसरा घर ले लिया है, अब ये घर तुम्हारा हुआ। सोहन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी मदद मैं ये कैसे स्वीकार करूं? नटवर, दोस्ती का मतलब जानते हो? अरे यार, दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो, और तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया है। भाई अब मेरी बारी है। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। सोहन भाई, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। जब सबने मुंह फेर लिया तब तुमने मुझे सहारा दिया। हमारा परिवार आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हाँ सुनो नटवर भाई, कल से तुम मेरे पास काम पर आ जाना और मेरे पास ही काम करना। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा ताकि तुम्हारा गुजर बसर हो सके और तुम अच्छे से यहाँ खा पी सको। फिर कल से नटवर सोहन के पास काम पर जाने लगता है। नटवर ने कुछ ही महीनों में अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। नटवर ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा रहा था। एक दिन नटवर अपनी पत्नी से कहता है, गीता, मैं कई दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अब शहर की भाग दौड़ से मन ऊब गया है। अपनी मिट्टी की महक, अपने खेत और अपने गांव का वो अपनापन बहुत याद आती है। नटवर यहाँ कितना भी कमा ले, लेकिन सुकून तो अपने गांव की गोद में ही मिलेगा। पैसा होते ही हम जमींदार से अपनी पुश्तैनी जमीन भी वापस ले सकते हैं। वहाँ हम एक नया घर बनाएंगे, ऐसा घर जिसमें हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। हाँ नटवर, गांव में अपने खेत में काम करेंगे, अपना खाना उगाएंगे, बच्चों को वही सिखाएंगे जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा था। नटवर सोहन से बोलकर अपने गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर संजय ने नटवर के खेतों में आग लगाई थी। उसकी बीवी अब मर चुकी थी। संजय दिन पर दिन मर मर कर जी रहा था। वो सोच रहा था कि नटवर गांव आ जाए, उससे माफी मांग सके। उसे पता चला कि नटवर आ चुका है, तो वो तुरंत नटवर के घर गया। भाई नटवर, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो था जिसने तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। ये सब मैंने अपनी बीवी के कहने पर किया था। उसकी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो वो तुम थे संजय, जिसने हमारी खुशियाँ, हमारा घर, हमारी जमीन हमसे सब छीन ली। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार वर्षों तक संघर्ष करता रहा। मेरी मेहनत, मेरे सपने सब राख हो गए थे। हाँ नटवर भाई, मैं पापी था। मेरी बीबी की लालच और मेरी कमजोरी ने मुझे ये करने पर मजबूर किया, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद उसकी मौत मेरी सजा थी और मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। संजय, तुम्हारी बीबी का जाना तुम्हारे किए का जवाब है। ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं छोड़ता। लेकिन अब तुम्हारे दिल में पछतावा है और तुमने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली है। मैं जानता हूँ नटवर भाई, तुम्हारे जैसे इंसान को नुकसान पहुँचाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अब सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो संजय, क्योंकि वही तुम्हें माफ करेगा। हम सबको ऊपर ही जाना है, तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। अब घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा।